नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानी गुरुजी के YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने संविधान के भाग का भाग 1 से भाग 10 तक पढ़ लिया है और मैंने एकदम आसान भाषा का ट्रिक बनाया है और आपको मैंने वो पढ़ा दिया है। आप सभी को वो बहुत ही पसंद आया था, इसीलिए मैं अगला पार्ट आप सभी के लिए बना रहा हूं। भाग 1 से भाग 10 तक का जो पार्ट मैंने बनाया है उसका लिंक आपको यहां आई बटन में मिल जाएगा। भाग 1 को जरूर देखिए, क्योंकि ये जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं ये उसी पिछले भाग से रिलेशन रखती है। तो पहले वो भाग आप जरूर देखिएगा, तब आपको ये वाला भाग बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो आज हमको दोस्तों भाग 11 से पढ़ना है। देखिए, भाग 11 में लिखा गया है संघ और राज्य के बीच संबंध है। मतलब संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो भाग 11 में बताया गया है। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक केंद्र यानी संघ और राज्य के संबंध के बीच के बारे में बात की गई है। अब इसको याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिएगा। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था दोस्तों कि जो ये संघ है, तो संघ के लिए हमने भाग पढ़ा था भाग 5। आशा करता हूं यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने संघ के लिए पढ़ा था भाग 5 और राज्य के लिए पढ़ा था भाग 6। राज्य के लिए दोस्तों भाग पढ़ा था 6। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि संघ के पदाधिकारियों का उल्लेख भाग 5 में है और राज्य के पदाधिकारियों का उल्लेख भाग 6 में है। तो भाग 5 और भाग 6 को अगर जोड़ दिया जाए तो 5 और 6 11 होता है। तो भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध बताया गया है। याद करिएगा पिछले क्लास का जो मैंने आप सभी को पढ़ाया था। तो भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध है। अब भाग 12 को देखिए ध्यान से। भाग 12 में लिखा गया दोस्तों वित्त, संपत्ति और संविदाएं। अनुच्छेद 264 से 300 क तक इसमें लिखा गया है। अब याद कैसे रखना है दोस्तों? तो भाग 12 तो बिल्कुल आसान है। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति और संविदा। तो इसको ज्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना है याद करने के लिए। कहिएगा कि भाग 12 हमको याद है, क्योंकि भाग 12 में है वित्त है, संपत्ति है और संविदा है। देखिए ध्यान से, आप लोगों को पता है कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्योंकि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार था दोस्तों, इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो बिल्कुल आसान है याद करना कि भाग 12 में है वित्त, संपत्ति एवं संविदा। अनुच्छेद 264 से 300 क तक रखा गया है, याद रखे रहिएगा। अब भाग 13 में क्या है दोस्तों? तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य तथा समागम। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक है। इसको याद करना भी आसान है। अब यहां मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको बताऊंगा। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य मतलब व्यापार और समागम का मतलब है घूमना। तो 13 अधिकार है। भाग 13 मतलब 13 अधिकार है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के आपको व्यापार करने का अधिकार है, आपको समागम करने का अधिकार है। तो कैसे याद रखेंगे भाई? तो 13 भाग 13
अधिकार है कि भारत के भीतर कहीं पर भी वाणिज्य करिए और कहीं पर भी समागम करिए। याद रह जाएगा आप सभी को। चलिए भाग 14 को देखते हैं दोस्तों। तो भाग 14 में लिखा गया है संघ तथा राज्य क्षेत्र के बीच लोक सेवाएं, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक। ये इंपॉर्टेंट भाग है, इसको तो याद रखना पड़ेगा। भाग 14 में क्या दोस्तों, तो संघ तथा राज्य क्षेत्र के बीच लोक सेवाएं, यानी केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य लोक सेवा आयोग हमारे राज्यों में होगा। उसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक है। याद रखे रहिएगा, मतलब यूपीएससी है केंद्र वाला और राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग है। अब आते हैं भाग 14 क पर। तो भाग 14 क में अधिकरण का उल्लेख है। याद रखे रहिएगा, भाग 14 क में अधिकरण का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। अब आते हैं दोस्तों भाग 15 पर। तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। तो भाग 15 में किसका उल्लेख है दोस्तों, निर्वाचन का, अनुच्छेद 324 से 329 तक। मतलब भाग 15 में ही आपका निर्वाचन आयोग भी आ जाएगा और निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपको पढ़ाया गया है, तो याद रखे रहिएगा। भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। अब आते हैं भाग 16 पर। तो भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध लिखे गए हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक। अब कुछ वर्ग मतलब कौन सा वर्ग, तो मैं थोड़ा सा आपको मिटा करके यहां पे लिख देता हूं। ये जो मैंने यहां पर लिखा है अलग से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किसके लिए है दोस्तों, तो ओबीसी के लिए है, एससी के लिए है और एसटी के लिए है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वह विशेष उपबंध किए गए हैं भाग 16 में। याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। इसी भाग 16 में आरक्षण की बात भी कही गई है। अब आते हैं भाग 17 पर। तो भाग 17 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाग 17 में किसका उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख है। इसको याद करने का ट्रिक मैंने देखिए यहीं पर लिखा हुआ है। भाग 17 मतलब राजभाषा। तो राजभाषा को अंग्रेजी में अगर लिखा जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाएगा। तो मैंने यहां लिख दिया ऑफिशियल और यहां पर लिख दिया है लैंग्वेजेस, यस लगा दिया है। तो देखिए, इसको जब आप काउंट करोगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, तो ये कुल 17 अक्षर आएंगे, टोटल 17 अक्षर आएंगे। तो भाग 17 में किसका उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं और भाग 18 को जानिए। भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविडेंस का उल्लेख है, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक। इसको कैसे याद रखेंगे, तो भाई भाग जो 18 है इसमें आपात उपबंध है, इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, भारत में 3 प्रकार का इमरजेंसी होता है। एक इमरजेंसी का अनुच्छेद अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 है। 352 में लिखा गया है राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राज्यपाल शासन है
अनुच्छेद 356 में राज्यों में राज्यपाल का शासन है या राष्ट्रपति का शासन भी कहा जाता है राज्यों में। और अनुच्छेद 360 में क्या है, तो इसमें है दोस्तों वित्तीय आपात। इसमें क्या है, तो इसमें है दोस्तों वित्तीय आपात। तो भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी का उल्लेख है। कौन कौन सा, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राज्यपाल शासन या इसी को राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और अनुच्छेद 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कंडीशन थोड़ा सा, देखिए जो 352 है, जो राष्ट्रीय आपात है, यह भारत में पूछेगा कितनी बार लगा है, तो कहिएगा 3 बार लगा है। भारत में कितनी बार लगा है दोस्तों, तो 3 बार लगा है। कब कब, तो 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और 1975 में लगा था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ है, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ है, तो 1962 में लगा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1971 में भी 352 लगा। और 1975 में दोस्तों कोई युद्ध नहीं हुआ था, इस समय हमारे भारत में अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के कहने पर। उस समय 1975 ईस्वी में हमारे देश पर किसी ने हमला नहीं किया था। 1975 में जो हमारी वर्तमान उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से एक तरीके का सिफारिश करके और पूरे देश में अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित करवा दिया था। तो भारत में कितनी बार आपातकाल लगा है, तो कहेंगे दोस्तों कि भाई 3 बार लगा है। कौन कौन, तो 1962, 1971 और 1975। 1962 में भारत और चीन युद्ध है, 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध है और 1975 में अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अशांति के आधार पर भारत में कितनी बार आपातकाल लगा है, तो कहिएगा 1 बार। लेकिन अगर पूछे कि भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है, तो 3 बार, परंतु अशांति के आधार पर केवल 1 बार लगा है, याद रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये 356 है दोस्तों, यह राज्यों में लगता है। जब राज्य में दंगा हो जाए, जब राज्य में एक तरीके का बहुत बड़ा विद्रोह हो जाए, तो राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल की सलाह पर उस राज्य में 356 को लागू कर देता है ना। तो ये पूछेगा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था, तो दोस्तों पंजाब में। पंजाब में 1951 में 356 का प्रयोग किया गया था, ये याद रखना है आपको। और हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी बार राज्यपाल शासन यानी 356 लगा हुआ है, तो कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार लगा है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 का प्रयोग 10 बार हुआ है, याद रखना है। अब आते हैं 360 पर। तो देखिए जो अनुच्छेद 360 है, जिसको वित्तीय आपात कहते हैं, ये हमारे भारत में अब तक नहीं लगा है और मैं आशा करता हूं कि ये हमारे भारत में कभी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे भारतीय बड़ा अमीर व्यक्ति हैं, है ना। इनका पैसा स्विस बैंक में जमा रहता है, एशियाई बैंक में जमा रहता है। तो जब ये कब लगता है दोस्तों, तो ये तब लगता है जब देश में धन की कमी हो जाए, खजाना खाली हो जाए, विदेशी मुद्रा खत्म हो जाए। तो हमारे भारत में ये कभी नहीं होने वाला है, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। हमारे यहाँ घैली में पैसा रखा जाता है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, बोरिया में भर के अलमारी में संहार दिया जाता है। तो हमारे भारत में कभी वित्तीय आपात नहीं लगेगा, याद रखना है।
अब आते हैं दोस्तों भाग 19 पे। तो भाग 19 में प्रकीर्ण का उल्लेख है, यानी मिसलिनियस है। जो कुछ छूटा छटका हुआ था उसको भाग 19 में रखा गया है। अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक भाग 19 में है। अब जल्दी से देखिएगा भाग 20 में दोस्तों किसका उल्लेख है? तो भाग 20 में उल्लेख है संविधान का संशोधन। हमारे संविधान में संशोधन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस भाग में रखा गया है? तो भाग 20 में रखा गया है। और अनुच्छेद पूछा जाए कौन सा है? तो अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आज संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 367 में है। याद रखना है आपको भाई। आपके यूपी पुलिस, आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, आपके लेखपाल, बीडीओ, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कहिएगा अनुच्छेद 368 में है। कहां से लिया गया? तो भैया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऐसे मौज में बोल दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं भाग 21 को। तो भाग 21 में लिखा गया है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध अनुच्छेद 269 से अनुच्छेद 392 तक। 269 मैंने गलती से बोला है भाई, अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक भाग 21 में है। भाग 21 कैसा है? तो भाग 21 अस्थायी है। भाग 21 संक्रमणकालीन है। मतलब इसमें जो भी लिखा गया है अनुच्छेद वो जो है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ध्यान दीजिए, इस भाग में ही लिखा गया था अनुच्छेद 370 के बारे में। और आपको पता है अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। तो अनुच्छेद 370 का खंड ख और खंड ग हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर को किस भाग में लिखा गया था? तो भाग 21 में लिखा गया था। और भाग 21 कैसा है? अस्थायी है। ध्यान दीजिएगा, जब अनुच्छेद 370 का खंड ख और ग हटाया गया तो पूरे देश में बवाल हो रहा था। बहुत सारी पार्टियां विरोध कर रही थी। तो वर्तमान की जो बहुमत में सरकार थी, मोदी सरकार, इसने क्या जवाब दिया? इसने कहा कि अनुच्छेद 370 भाग 21 के अंतर्गत आता है। और भाग 21 कैसा है? तो दोस्तों अस्थायी है। मतलब जब चाहे तब हम इसमें के अनुच्छेदों की क्रियाविधि को समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और भाग 22 पर पहुंचते हैं। भाग 22 में लिखा गया है संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक। इंपॉर्टेंट है भाई, याद तो रखना पड़ेगा। अनुच्छेद भाग 22 में भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम है। जिस भारत के संविधान को हम लोग पूजनीय मानते हैं उस भारत के संविधान का नाम ही है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये किस भाग में लिखा गया है? भाग 22 में, अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक है। तो दोस्तों हम लोगों ने संविधान के भाग सभी पढ़ लिए हैं और मैं जरूर आशा करता हूं कि आप इस मेहनत को जो मैं आपके सामने पढ़ा कर रहा हूं इसको जरूर अच्छा मानेंगे और मेरी मेहनत आप लोगों के जीवन में जरूर बदलाव लाएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, लेकिन एक छोटा सा निवेदन आप सभी से रहेगा कि अभी तक आप इस क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो वहां बगल में घंटा वाला बटन है उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और वीडियो पे दोस्तों कोई भी ऐड आता है तो थोड़ा सा टाइम दे करके उस ऐड को आप जरूर प्ले कर दिया करिए, ऐड पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों को भी ये क्लास पहुंचा दिया करिए। क्योंकि जो बच्चे वास्तव में गांव वाले क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं, जो हम लोगों के जैसे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है दोस्तों, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक में।